नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी लूट और डकैती पर चिंता व्यक्त की गई। ये जो लूट और डकैती है, आप इसका क्वांटम अगर सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। 54,000 करोड़ रुपए की इस लूट और डकैती पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। ये किसी नेता का भ्रष्टाचार नहीं है, ये किसी कंपनी का भ्रष्टाचार नहीं है, इसे साफ तौर पर आप भी डकैती और लूट ही कहेंगे। मामला क्या है आपको विस्तार से समझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच आज एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में ये तथ्य सामने आए हैं कि पूरे देश में अब तक 54,000 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं, लेकिन अब तक न तो लुटेरे पकड़े गए हैं न ये लूट रुकी है। और ये लूट है साइबर फ्रॉड की लूट, डिजिटल अरेस्ट की लूट। अब इस पूरे के पूरे जो फिगर है, आप इसको थोड़ा सा टुकड़ों में करके देखिए। अगर हर भारतीय के पास से इसको काउंट किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो हर भारतीय के खाते से करीब करीब 400 रुपए लूट लिए गए हैं। अगर ये भी माना जाए कि ये जो लुटेरे हैं इनकी संख्या 1 लाख रही होगी, तो फिर एक एक लुटेरे के हिस्से में 54 लाख रुपए आए होंगे। और अगर इनकी संख्या 10 लाख रही है तो फिर 5.5 लाख रुपए एक लुटेरे के हिस्से में आए होंगे। और ये भी आप मान के चलिए कि ये जो 54,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है, उसके शिकार कम से कम 10 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग तक बन चुके हैं। ये सब हो क्यों रहा है, इसमें गलती किसकी है, लुटेरे पकड़े क्यों नहीं जा रहे, इन सारी बातों पर हम बात करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट की है कि इस मामले में एसओपी बनाई जाए, बैंकों को इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और बैंक अपने यहाँ एआई का इस्तेमाल करके ये देखें कि जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कहीं फ्रॉड ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहे हैं, किसी को दबाव में लेकर तो नहीं किया जा रहा है, और जिन खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है उनकी भी एआई के माध्यम से जांच की जाए। सीबीआई को इस मामले में पूरे देश में कहीं भी जांच करने की आजादी दी जाए। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। ये जो डिजिटल अरेस्ट का नया खेल हमारे देश में चल गया है, वो इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से लोगों की जीवन भर की कमाई चली जाती है, लोगों की जिंदगी पर बनाती है, और कई लोग तो हार्ट अटैक से मर भी जाते हैं। ये पूरा का पूरा खेल चलता है भय और लालच के आधार पर। कहीं पर लालच देकर लोगों के खाते साफ किए जाते हैं और कहीं पर उन्हें डर दिखाकर ये सब किया जाता है। हमने इस पर पहले भी कई वीडियो बनाए हैं और बताने की कोशिश की है कि इससे बचने का सबसे जरूरी और सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को हर समय ऑन न रखें, व्हाट्सएप कम से कम चलाएं। क्योंकि ये जो 54,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है, ये रॉबरी या डकैती हुई है, इसमें 90% से ज्यादा केसेस में जो कॉल आई हुई है वो व्हाट्सएप कॉल ही आई हुई है। क्योंकि ये जो लुटेरे होते हैं, ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, ये वीडियो कॉल करते हैं और उस वीडियो कॉल में किसी व्यक्ति को बैकग्राउंड में कोई थाने की बैकग्राउंड या किसी कस्टम हाउस की कस्टम ऑफिसर जैसा गेटअप दिखा के, पुलिस की वर्दी दिखा के या पुलिस का फोटो लगा के वो कॉल करता है और सामने वाले व्यक्ति को डराने की कोशिश की जाती है। उसे ये कहा जाता है कि तुम्हारा कोई कंसाइनमेंट पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स है, जिसमें स्मगलिंग का सामान है, या फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदार रेप के केस में फंस गया है, या फिर तुम्हारे कुछ वीडियो जिनमें तुम अश्लील इस अवस्था में हो वो पुलिस के हाथ लग गए हैं और अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। इस तरीके से डर का एक माहौल बनाया जाता है। और आप ये जानकर ताज्जुब रहेंगे कि जो डिजिटल अरेस्ट यानी कि लोगों को
4 4 5 5 दिन नहीं बल्कि 10 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया है। वो लोग किसी से बीच में बात नहीं करते हैं, खाना ले लेते हैं, चुपचाप कमरे में बैठ जाते हैं। ये लोग जो कुछ कहते रहते हैं उनकी बातें मानते रहते हैं और इस दौरान करोड़ों रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। एक बुजुर्ग का मामला सामने आया था। वो 10 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रहे थे और इन 10 दिनों के दौरान वो अपनी पत्नी से सिर्फ खाना मांगने के लिए, चाय वगैरह लेने के लिए ही बात करते थे, बाकी कमरे में बंद हो जाते थे। और उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो रकम थी इन अपराधियों के खातों में ट्रांसफर कर दी। करीब 650 खातों में उन्होंने रकम ट्रांसफर की और बाद में उनकी पत्नी ने अपने एक पड़ोसी से जिक्र किया कि ऐसे ऐसे उनके ऊपर एक मामला बन गया है और वो इस मामले में फंस गए हैं। तब जाकर पड़ोसी ने उनकी पत्नी को समझाया, पत्नी ने दरवाजा खटखटाया और ऐसा करने से उनका जो आखिरी 2 करोड़ रुपए था वो बच गया था। आगरा में एक महिला टीचर थी, वो स्कूल में पढ़ा रही थी। वहां उसको कॉल आता है और कॉल पर यह कहा जाता है कि उसकी जो बेटी है, छोटी वाली जो कॉलेज में पढ़ती है, वो एक सेक्स स्कैंडल में फंस गई है और उसे बचाना है तो तुम्हें पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। महिला अपने बेटे को फोन करती है, बेटा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आप सोचिए कि एक टीचर को भी उन्होंने इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो कहती है कि नहीं नहीं तुम पैसे ट्रांसफर कर दो। वो पैसे ट्रांसफर करती है, उसकी बहू उसको फोन करती है कि माताजी आप चिंता मत करिए, जो ननद है वो सही सलामत है, मैंने फोन पे बात कर ली है। लेकिन वो महिला इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो वहां से छुट्टी लेकर घर पहुंचती है और घर पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है क्योंकि उसको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आता है। आप सोचिए कि ये जो भी लोग हैं ये कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, टेक्निकली साउंड लोग नहीं है। इनमें से तमाम ऐसे केस जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, कोई 8वीं फेल है और ये लोग किसी गांव की पहाड़ी से, कहीं जो झोपड़ी है वहां से ये सब ड्रामे कर रहे होते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं। वो अपनी मोडस ऑपरेंडाई भी बताते हैं कि वो दिन में 20 से 50 लोगों को फोन करते हैं और जो भी मुर्गा फंस जाता है उसके अकाउंट में जितनी रकम होती है हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। यहां जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो तो सरकार करेगी, लेकिन आपको भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस सबसे अगर बचना है तो आपको सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की उस बात पर गौर करना चाहिए जो उन्होंने पिछले साल सबको संबोधित करते हुए कही थी कि कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति से पूछताछ नहीं करती है। यह भारत सरकार का कथन है। तो फिर कोई व्यक्ति अगर गेटअप भी बना लेता है, फोटो भी लगा लेता है, अपने को कमिश्नर बताए या एसपी बताए और वो ये कहता है कि आप इस मामले में फंस गए हो, तो कभी भी उस पर विश्वास न करें और सबसे पहला काम ये करें कि उस फोन कॉल को काटें, अपना नेट बंद कर दें। कई बार तो इस मामले में जो वकील होते हैं वो भी फंस जाते हैं। सोचिए कि वो कितने तिकड़मबाज होते हैं जो वकील होते हैं। एक महिला वकील के खाते से ऐसे ही उन्होंने करोड़ों रुपए साफ करवा दिए थे। कोई इंजीनियर फंस रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंस रहा है। यानी भय का जो माहौल जिस तरीके से ये लोग क्रिएट करते हैं, जिस तरीके की एक्टिंग ये लोग करते हैं, उसमें पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी फंसते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों को ये लालच देकर फंसाते हैं। वहां आपको ईमेल आएगी, मैसेज आएगा या फोन आ जाएगा, आपके खाते में इतने पैसे आ गए हैं, टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स के इतने रुपए चुका दो तो तुम्हारे इतने डॉलर तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, कस्टम में तुम्हारा इतना पैसा फंसा हुआ है, नोटों के बंडल आए हैं, डॉलर की गड्डियां आई हैं। और इस तरीके से इस धंधे में कई लोग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो लालच में घिरे हुए लोग हैं, वो उनके झांसे में आकर अपने अकाउंट से आराम से 60-70 हजार रुपए, लाख 2-2 लाख रुपए तक उनके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। कभी ये ऐप के माध्यम से करते हैं। तो ये जो सारी की सारी लूट है, इसका क्वांटम है 54,000 करोड़ रुपए। ये उतना बड़ा अमाउंट है कि भारत के कई राज्यों का सालाना बजट भी इतना नहीं है।
आप सोच कर देखिए कि 54,000 करोड़ रुपए की रकम कितनी बड़ी होती है। अगर इसे 10 लाख लोगों में बांटा जाए तब भी 5.5 लाख रुपए एक व्यक्ति के हिस्से में आ सकते हैं। लेकिन यह भी निश्चित है कि इस धंधे में 10 लाख लोग नहीं होंगे। ये मुश्किल से लाख या 50,000 लोग हैं जो ये सब धंधे कर रहे हैं, और लोगों की जो डर है उसको भुनाया जा रहा है, उनके लालच को भुनाया जा रहा है। अब इसमें एक बड़ा सवाल उन फोन कंपनियों के ऊपर भी है जो सरकार के बार बार कहने के बावजूद जो नंबर होते हैं उनकी आइडेंटिटी नहीं दे रही है। यहां जो कॉलर आईडी टाइप के, जो ट्रू कॉलर टाइप के जो ऐप है वो भी जिम्मेदार है, या दूसरे जो फ्री के ऐप लोग अपने फोन में डाउनलोड कर लेते हैं वो आपके डाटा को चोरी करते हैं, और ये लोग उनसे डाटा मांगते हैं, खरीदते हैं। ये लोग अपना नंबर इस्तेमाल नहीं करते। इसको लेकर भी कई खुलासे हो चुके हैं कि ये लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसी जगहों पर जाते हैं और वहां से बल्क में दूसरे लोगों के नाम पर जो सिम खरीदे गए होते हैं, एक्टिवेट किए गए होते हैं, उनको खरीदते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और एक सिम से 10, 20, 50 लोगों को शिकार बनाने के बाद में तोड़कर फेंक देते हैं। उसके अलावा इसी तरीके से ये अकाउंट वाले लोगों को, गरीब लोगों को लालच देते हैं कि हम तुम्हारे अकाउंट पर ट्रांजैक्शन करेंगे और तुम्हें महीने का 10 से 15,000 रुपए दे देंगे। वो लोग खुश हो जाते हैं कि हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है, हमारे अकाउंट का इस्तेमाल हो रहा है, उसका एटीएम इनके पास होता है, पासवर्ड से लेकर सारी चीजें इनके पास होती हैं, और उस ट्रांजैक्शन, उसके अकाउंट में लाख, 2 लाख, 50 लाख या 1-2 करोड़ का ट्रांजैक्शन करके ये उस अकाउंट को छोड़ देते हैं, उस व्यक्ति से संपर्क बंद कर देते हैं। उसे जो नंबर दिया जाता है वो भी वही फर्जी नंबर होते हैं। और इस तरीके से अगर पुलिस कोशिश भी करती है तो पुलिस इन लुटेरों के पास नहीं पहुंच पाती। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ पाती है जिसका अकाउंट इस्तेमाल किया गया और उसने 10, 15 या 20,000 रुपए महीने के हिसाब से लाख, 2 लाख रुपए इन लोगों से कमा लिए हैं। यानी यहां भी जो वजह है वो लालच ही है। अगर लोग लालच और भय से पार पा सके तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। सरकार इस पर एसओपी भी बना देगी, बैंक अपने नियम कानून भी बना देंगे, लेकिन उसमें आप क्या कर सकते हैं जब कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने अकाउंट से यूपीआई ट्रांसफर कर रहा है या डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर कर रहा है, और जिस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है वो भी किसी और का है। उस अकाउंट को जैसे ही पैसा आता है, इनके पास मैसेज आता है, ये वहां से पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, उससे तीसरे से चौथे। यानी ये लोग इतने शातिर हैं कि इनको पकड़ना बेहद मुश्किल हो गया है। ये तब तक संभव नहीं है कि एक तो लोग अपने अकाउंट का गलत इस्तेमाल करने से बचे, लालच में आकर अपने अकाउंट किसी को भी इस्तेमाल न करने दें। दूसरा, ये जो व्हाट्सएप को हर समय खोल कर रखते हैं, अगर आप व्हाट्सएप को हर समय ऑन रखेंगे तो आपके पास वीडियो कॉल आने की पूरी संभावना है। आपका जो डाटा है, आपके बारे में जो जानकारियां हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आपके अकाउंट के माध्यम से, आपकी कॉल डिटेल के माध्यम से उनके पास पहुंच चुकी होती है। जो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं उनको ये ज्यादा टारगेट करते हैं, उनकी पूरी ये हिस्ट्री देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं आदमी किस तरीके का है, ये लालच से फंसेगा या डर से फंसेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, आज सोशल मीडिया पर लोग जिस तरीके से अपना सब कुछ बयान कर देते हैं, वो भी एक कारण है उनके शिकार बनने का। यानी शिकार बनने से अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको भी संभलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात हमेशा ये याद रखिए कि आपके पास ऐसी कॉल कभी भी आ सकती है। आप व्हाट्सएप बंद भी करते हैं तब भी अगर बाई चांस आपने खोला है, किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी के मैसेज पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी, न तो सीबीआई, न आईबी, न दिल्ली पुलिस, न एमपी, किसी भी स्टेट की पुलिस कभी भी किसी भी व्यक्ति को वीडियो कॉल के माध्यम से इंक्वायरी नहीं कर सकती, धमका नहीं सकती है। जो भी वो लोग चाहे वारंट दिखाते हैं, कोर्ट का ऑर्डर दिखाने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर दिखा देते हैं और लोग उससे डर जाते हैं। आपको अपने डर पर काबू पाना पड़ेगा
और अपने सब परिचितों को यह बताना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई कॉल आती है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि उस कॉल को काट दीजिए। वो कितना भी कहे कि तुम्हें फांसी कर देंगे, तुम्हारा रिश्तेदार को हम जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल के माध्यम से इंक्वायरी नहीं करती है, आपसे पूछताछ नहीं करती है। और ये बात हमारे कहने से मत मानिए, आप देश के प्रधानमंत्री की तो मान सकते हैं। पुलिस की तरफ से भी बार बार ये कहा जाता है, तमाम चैनलों पर भी वीडियो के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती है कि वीडियो कॉल के माध्यम से कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी कोर्ट आपसे जांच या जांच पड़ताल नहीं कर सकता है। इसलिए जब भी ऐसी किसी को कॉल आती है, आप अपने परिचितों को बताइए, जो पढ़े लिखे हैं उन्हें भी बताइए, जो कम पढ़े लिखे हैं उन्हें भी ज्यादा बताइए, क्योंकि वो लोग भी बड़ी आसानी से ऐसे मामलों में फंस जाते हैं। किसी को किसी तरह का भय दिखाया जाता है, किसी को बेटा बेटी के मामले में फंसने का भय दिखाया जाता है। तमाम सारे हथकंडे वो अपनाते हैं और उनसे बचने का एक ही रास्ता है कि आप कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर सरकार कुछ मैकेनिज्म बना भी देती है तो आपका जो पैसा एक बार चला गया, उसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो यह कह रहा है कि जो विक्टिम होते हैं डिजिटल अरेस्ट के, सरकार उनको मुआवजा देने के बारे में सोचे, लेकिन सरकार मुआवजा दे कहां से सकती है? आप सोचिए कि 54,000 करोड़ रुपए जिन लोगों से लूटे गए हैं, क्या सरकार 54,000 करोड़ रुपए मुआवजा दे सकती है? यह बहुत बड़ी रकम है। अगर सरकार चाहे भी तो इसका 1% बड़ी मुश्किल से दे सकती है। यानी आप एक बार अगर इनका शिकार बन गए तो फिर कोई भी आपके पास उसका इलाज नहीं है, सिर्फ पछताने के। बहुत से लोगों के घर बिक गए, उन्होंने अपने आप तक को गिरवी रख दिया और इस तरीके के जंजाल की वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उनके परिवार बर्बाद हो गए। इसलिए सबसे बड़ा रास्ता है बचाव का रास्ता। अलर्ट रहिए, कभी भी ऐसे किसी झांसे में मत आइए। और अभी तो ये 54,000 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंचा है। जब तक सरकार कुछ कर पाएगी, आरबीआई वगैरह के नियम कानून बनेंगे, ये लोग तो हर दिन लाखों करोड़ रुपए की खेल कर रहे हैं। लाखों रुपए रोजाना ये लूटते हैं, कोई करोड़ लूट रहा है। जिसके पास जितना है उससे उतना पैसा लूटने का इनका खेल चल रहा है। हो सकता है 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट जब इस पर सुनवाई कर रहा हो तो ये जो आंकड़ा 54,000 करोड़ का है, ये 75,000 करोड़ पहुंच चुका हो, क्योंकि इन लोगों को ये अदृश्य है। कहीं से भी कभी भी किसी के पास भी फोन कर रहे हैं। भारत में आप समझ लीजिए कि देश के अंदर हर व्यक्ति के पास 1 या 2 फोन हैं और इसी का फायदा ये उठा रहे हैं। ये रैंडमली कहीं से नंबर्स की लिस्ट लेते हैं, उस लिस्ट में के बाद डिटेल्स को खंगालते हैं। और आप जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कई बार इंटरव्यू जब ऐसे लोगों के होते हैं तो ये बताते हैं कि दिन में 50 से 60 शिकारों के पास, यानी कि आम आदमियों के पास ये फोन करते हैं। और जब इन्हें लगता है कि आदमी उनकी बातों से डरने लगा है, ये बात करते करते समझ जाते हैं कि हाँ अब हमारा काम शुरू हो गया है, शिकार फंस गया है, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ाते हैं, कॉल ट्रांसफर कर देंगे। कभी कोई इंस्पेक्टर दिखाई देगा, कभी कोई दूसरा अधिकारी दिखाई देगा, कभी ईडी दिखाई देगा, कभी वहां पे आपको थाना दिखाई देगा, कभी कस्टम दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें होने की वजह से आदमी डर जाता है और इस डर से सबको बाहर आने की जरूरत है। अगर आप डर से बाहर आ गए, ऐसी कॉल भी अगर आपके पास आ जाती है किसी तरह से, तो आप उसे काट कर बच सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए, अपना इंटरनेट बंद कर दीजिए और तसल्ली से सोचिए। क्योंकि ये जब डिजिटल अरेस्ट करते हैं तो जितनी देर तक उस आदमी को डिजिटल अरेस्ट ये रखते हैं, उसको सोचने का मौका ही नहीं देते हैं। सोचने का मौका, अगर ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे तो इनका शिकार होने से बच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि वो एसओपी बनाए, इस मामले को रोके। सरकार इस पर बहुत दिनों से चिंतित है, बहुत कोशिशें भी हो रही हैं,
लेकिन उनका कोई लाभ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से रोजाना लाखों की संख्या में ये लोग अपने शिकार करते हैं और करते ही चले जा रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।